तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमां और भी है। प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट में भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो आंदोलनजीवी हैं। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग आंदोलनजीवी। सड़क पर उतर कर, मोर्चा लेकर, क्या व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? सबसे बुरी बात है किसी की चिंता ना करना, अन्याय देखना। जो लोग कहते हैं हम रिलीजन में विश्वास नहीं करते, उन लोगों ने ईश्वर का उतना अपमान नहीं किया है जितना ईश्वरवादियों ने ईश्वर का अपमान किया है। उंगली पकड़ के छोटे से राम जी को ले जा रहे हैं, अपना कद राम जी का चौगुना पेंट करा रहे हैं। इससे बड़ा धर्म का अपमान क्या हो सकता है? शिक्षा संस्थानों में, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में जिस तरह सरकार का नियंत्रण आया है, देश को बर्बादी का सर्टिफिकेट है। सरकार इतना ऑपरेशन कर रही है, किसी भी चीज में वो जेल में डाल देती है। उदारवादी होना एक तरह की मतलब अपमानजनक शब्द हो गया। हमारे ऊपर भी ये चार्ज, देशद्रोह का चार्ज भी फॉर्मली लग चुका है। हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी माँ और बहुत अच्छे पढ़े लिखे पिता कि ये एक बात जरूर थी कि लड़कियां भी पढ़ेंगी। कागजात में माँ का नाम लिखा जाएगा। जिस माँ के साथ जीवन की शुरुआत होती है, उसका बाकी जीवन में किसी भी कागज में उसका नाम तक नहीं दर्ज होता। आपको तो कम्युनिस्ट ब्रांड कर दिया गया था कि लाल झंडा वापस जाओ। आपको कैसे पता है? ये नारे लगे थे मेरे यहाँ। आपने जब इतने साल काम किया तो कई बार ऐसा मौका आया होगा कि यार ये तो मतलब ठीक है, महिलाएं कर रही हैं, इनको चलो एक वो कर दो। रिएक्शन तब होता है जब कोई महिला कठपुतली होने के बजाय खुद अपने दिमाग से डिसीजन लेने लगे। राजीव ध्यानी है, अनूपमणि त्रिपाठी और मेड्यूसा, उन्होंने देश के मरते हुए व्यंग को जिंदा किया है। अगर चीजें गलत दिशा में जा रही हैं तो सॉल्यूशन क्या है? एक ही रास्ता है, जन आंदोलन। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेक्टर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं सोच रहा था कि कैसे उनका तारुफ कराऊं। शिक्षाविद हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनी, केयरटेकर वाइस चांसलर बनी, तो उन्होंने कहा कि साहब कल से कागजों पे माँ का नाम लिखना जरूरी है। उस वक्त कट्टा बम बहुत चला करता था। उन्होंने कहा कल से वायलेंस नहीं होगी। फिर उनको जिस रूप में जाना चाहता है कि भाई जब सरकार ने कहा कि लोगों को कपड़ों और धर्म से पहचानो, तो उन्होंने पर्चे बांटना शुरू कर दिया कि भाई लोग सब बराबर होते हैं, सब धर्म बराबर होते हैं। जब सरकार ने कहा कि ये इन लोगों ने एक महिला का रेप किया था, इनको छोड़ो और उनका फूल मालाओं से स्वागत करो, तो उन्होंने कहा कि मैं अदालत जाऊंगी, इसके खिलाफ, ये हो नहीं सकता। तो एक साझी दुनिया के निर्माण में जेंडर कॉम्पोजिट कल्चर और जेंडर इक्वालिटी पे काम करती रही हैं। और अगर मैं दो लाइन में कहूं कि लड़कियों को उन्होंने उम्मीद दी है कि तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमां और भी है। रूपरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने बात करने के लिए आप तैयार हुई। तो एक सवाल मैं शुरुआत करता हूँ कॉन्वर्सेशन की। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वही बातें बार बार होती हैं, इस सवाल पे हमने खुद बहुत मजाक बनाया था। एक जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि आप थकती क्यों नहीं है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? तो मुझे लगा कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि भाई आप सड़क पर उतर कर, मोर्चा लेकर, क्या व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? देखिए, मैं टॉनिक तो कोई नहीं लेती हूँ और खाने पीने में भी बहुत कमजोर हूँ। ये शिकायत हमारे घर वालों को है। लेकिन जो टॉनिक हमारा है, मोटिवेटिंग फोर्स है, वो इनजस्टिस जो हमें जगह जगह पे मिलती है। और वो इनजस्टिस इंडिविजुअल केसेस में तो ज्यादा दिखती है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत अनजस्ट होता है। तो उसके खिलाफ अगर आप दुनिया की तकलीफ महसूस कर सकते हैं, तो वो अपने आप, वो तकलीफ जो आपके अंदर है, वो आपको मोटिवेट करती है। आप अपने उस तकलीफ से निजात पाने के लिए सड़क पर निकलते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं। तो कोई एहसान नहीं करते हम लोग, जो लोग बोलते हैं, बल्कि अपनी ही तकलीफ से निजात पाने के रास्ते ढूंढने में कुछ काम करते हैं। जब आप उस उम्र में आपने मास्टर्स किया फिलॉसफी में, जब उस जमाने में लड़कियां कम उम्र में ब्याह दी जाती थी, आप बाहर निकल के आई, आपने यहाँ पढ़ाई की, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुई, तब से लेकर अब तक
क्या कुछ घटनाएं हुई कभी आपको लगा कि जहां पहली बार आपको अपना यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि अब मुझे आराम से काम नहीं होगा, मुझे अपनी आवाज खोलनी पड़ेगी? मुझे लगता है वहीं कहीं शुरुआत हुई जब जी 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 तो वो बिल्कुल। एक्चुअली बल्कि ये था कि मैं एक बहुत छोटी जगह से आती थी, गांव तो नहीं था, था तो डिस्ट्रिक्ट सिटी, बहुत बैकवर्ड टाइप का, और काफी पुरानी सोच वाला। हमारे घर में बहुत चीजें ट्रेडिशनल थी, लेकिन कहीं कुछ खुलापन भी था। इस अर्थ में कि हमारी बहुत कम पढ़ी लिखी माँ और बहुत अच्छे पढ़े लिखे पिता और बड़े भाई लोग सब, कि ये एक बात जरूर थी कि लड़कियां भी पढ़ेंगी, हमारी बहनें भी, सिर्फ शादी उसका मकसद नहीं है। और इसलिए हम लोगों को पढ़ने से नहीं रोका गया, लेकिन ये जरूर है कि हम लोगों को अपने भाइयों की बनिस्बत बाधाएं पार करने पर ही, अपने को प्रूव करने पर ही आगे मौके मिले। और जब मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंची, मतलब चूंकि पढ़ाई में अच्छे हम लोग रहे, टॉप ऑप करते रहे, मेरिट लिस्ट में बोर्ड में नाम आता रहा, तो ये था कि भाई चलो अब इसको आगे भी पढ़ा दो, क्योंकि अच्छी है ना, अच्छे ना होते तो शायद रोक लिया जाता, प्राइवेट कराया जाता। तो बाधाएं तो हमें भी बाधा दौड़नी पड़ी, लेकिन उतनी बंदिशें भी नहीं थी हमारे घर में। तो बहुत कुछ क्रेडिट उन लोगों की सोच को, हमारे घर वालों की सोच को जाता है। उसी तरह से एमए किया, टॉप किया, तो ये हुआ कि अच्छा अगर चाहती है तो पीएचडी करा दो, नहीं तो उसके बाद मुझे पता है कि शादी की बात होने लगती। हालांकि पीएचडी करते करते भी वो बातें चल रही थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते वो बाधाएं तोड़ी, कुछ लोगों का सहयोग मिला, कहीं नहीं मिला तो अपनी जिद काम आई। तो बहुत सी मिक्स्ड बैग रहा, जैसा हर एक के साथ होता है। और प्रूव करते करते कुछ आगे हम लोग बढ़ते रहे। उसमें बहुत कड़वे अनुभव भी हुए, काफी एडवांस स्टेज तक, अरे गहरे नत्थु खैरे, जिसको खराब भाषा में कहते हैं, बहुत बढ़िया भाषा में नहीं बोल रही, तो वो भी आके कहते थे भाई अब तो शादी कर लीजिए। और 40 साल की उम्र के बाद भी, जिनका कोई वास्ता नहीं हमसे। और बहुत हिचकने और संकोच के बाद मैंने साफ भाषा में बोलना सीखा, ये कहना सीखा, इट इज नन ऑफ योर अफेयर्स। आपको मेरी जिंदगी में ये बात पूछने का हक हमने नहीं दिया है। तो ये धीरे धीरे हम भी बोल्ड हुए, जाने जाते थे बहुत कम बोलने में, किनकी आवाज नहीं सुने, और फिर देखा कि नहीं, बिना बोले तो काम नहीं चलेगा, हर कोई सर पे चढ़ा आ रहा है। यहाँ इतनी अगल बगल इतनी ज्यादा ज्यादतियां हो रही है लोगों पर, तो जिनको जानते भी नहीं उनके लिए भी बोला, चूंकि वो बहुत परेशानी महसूस करा रहा था कि भाई इस लड़की का क्यों नहीं एडमिशन हो रहा। तो चीज धीरे धीरे ही हुए हैं। मुख्य बात है कि अंदर से एक बेचैनी महसूस होती थी, और वो शायद संस्कार है कि आपको दूसरों के लिए क्यों बेचैनी हो रही है, आप क्यों खामखा परेशान है दूसरों के लिए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सोचते हैं कि नहीं परेशान हो, लेकिन हमारे घर में ये तो था कि एक मूल्य परक बहस बहुत होती थी। चाली हालांकि हम में से सब कोई परफेक्ट नहीं थे, खुद भी मूल्यों में नहीं थे, लेकिन घर में इस बात पे बहुत होती थी एक दूसरे पर रौब कि ये गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ। तो थोड़ा उसमें खोखलापन था, लेकिन उसने कहीं एक दिमाग में बात भरी कि सबसे बुरी बात है किसी की चिंता ना करना, अन्याय देखना। तो वो परेशानियां के रूप में महसूस होती रहे, और वो फिर अपने ही, समझिए, अपने स्वार्थ के ही लिए लड़ते रहे दूसरों के लिए। जब आप को अचानक केयरटेकर वीसी बना दिया गया, तब तक आप मेरे ख्याल से 30 साल 35 साल तो करियर हो चुका था आपका। बिल्कुल हो है ना। चुका। पीपल एट लार्ज, जब आप वीसी बनी तो सबको कि अच्छा ये एक पतली दुबली महिला जिनकी जॉलाइन बहुत तगड़ी है, ये अचानक वीसी बन गई है। और मैं उस वक्त, मैं 1 साल पहले छोड़ गया था, पर उस वक्त मैं लखनऊ आता था, मैं आपसे मिला भी था, मतलब बहुत पुरानी बात है, 97-98 की बात है। 98 में ही जी जी। तो उस वक्त लड़कियों में यूनिवर्सिटी में, क्योंकि गन कट्टा कल्चर तो था, वो जो कि हम 35 साल के हैं और हरदोई विश्वविद्यालय में या वहाँ के कॉलेज में सेवा कर चुके हैं, अब यहाँ छात्र संघ में सेवा करना आना चाहते हैं। तो वो जो हॉस्टल्स में लड़ाई और एक गुंडागर्दी थी यहाँ पर बहुत ज्यादा।
तो आप जब आई तो अचानक वो खलबली मची कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस आया कि जानते हैं हम, अब हमको अब वीसी हमारी है। और इस जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल सपोर्टेड जो एक छात्र संघ हुआ करते थे, जिसमें भाई स्टूडेंट्स का काम तो जो करते थे वो करते थे, लेकिन एक तरह की गुंडागर्दी थी, काफी थी, एक तरह की क्या। हाँ, नहीं हमको तो याद है वो जब एक वोट मांगने आए थे, हम 18 साल के थे, वो पीछे 4 गनर थे। तो हमने कहा ये वो जो कॉमर्स के पास जो एक जगह है, कैंटीन सी है वहां पर, जी जी जी, और वो हमसे कह रहे हैं लाल कि बारादरी, हाँ लाल बारादरी में, कि हमको आपका सपोर्ट चाहिए। और हम थर थर कांप रहे हैं कि इतना बड़ा सा आदमी आया है, हम 18 साल के थे। तो उस कल्चर को आपने मतलब सडनली एक फर्म स्टैंस लिया। हाउ डिफिकल्ट वाज इट कि जब पॉलिटिकल सिनारियो अलग है, सरकार उसको या सारी पॉलिटिकल पार्टी उस कल्चर को इनकरेज कर रही थी क्योंकि वो एक तरह का वोट बैंक बनता था, और आपने कहा नथिंग डूइंग। और दूसरी चीज जो आपने कही कि भाई कागजात में माँ का नाम लिखा जाएगा, तो जिसकी बहुत बहुत प्रशंसा हुई, और एक्चुअली इट वाज रिटन अबाउट। तो ये दो चीजें, वाज इट ऑन योर एजेंडा, या जब आपने कहा कि अब मैं आ गई हूं तो मैं रूल्स को फॉलो कराऊंगी, कैसे किया? देखिए माँ के नाम वाले में मुझे ताज्जुब हुआ कि थोड़ी भी रेजिस्टेंस नहीं हुई। मेरे दिमाग में ये बात आती थी पहले भी कि जो माँ 9 महीने पेट में रख करके गर्भ को जन्म देती है, हालांकि जो फेमिनिस्ट सिर्फ माँ का ही गुणगान करते हैं, तो मैं उस तरह की एकांगी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। बाप का योगदान होता है, बहुत कुछ करता है पिता, लेकिन ये जरूर है कि उसको एक संभावना को पूरी रियलिटी में बदलने के लिए 9 महीने पेट में रखने का काम तो माँ करती है। तो जिस माँ के साथ जीवन की शुरुआत होती है, उसका बाकी जीवन में, बच्चे के जीवन में किसी भी कागज में दर्ज नहीं होता, उसका नाम तक नहीं दर्ज होता। तो ये बात मुझे पहले भी खटकती थी। वीसी बन करके मुझे ये मौका मिला कि मैं इस प्रस्ताव को रखूं, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि किसी ने विरोध नहीं किया, इसको चुटकी में पास हो गया। ये बड़ा काम हुआ, ये मैंने भी नहीं समझा। ये बड़ा काम हुआ ये तब पता चला जब अगले दिन ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अखबारों ने, दिल्ली के अखबारों ने छापा कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है। और फिर कुछ महीने बाद ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से सारी यूनिवर्सिटीज में चिट्ठियां गई कि आप लोग भी ऐसा करिए, हालांकि अभी सब जगह नहीं हुआ है। तो वो तो आसानी से हो गया। अब जो ये कट्टे और बंदूक की संस्कृति थी, तो मैं आपको बताऊं कि जो जब मैंने लिया है उसके 4 या 5 दिन पहले एक अभिषेक नाम के लड़के का कैंपस में मर्डर हुआ था, और यूनिवर्सिटी साइनेडाई बंद हो गई थी। जब मैंने टेक ओवर किया तो टेक ओवर कोई जबरदस्ती मुझ पे थोपा नहीं गया, उसमें चॉइस होती है, मना कर सकते थे। कुछ लोगों ने जो उसी तरीके की बहुत ही धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से ढोल बजाने शुरू कर दिए कि ये तो लेती नहीं है ऐसी पोजीशन, ये तो पढ़ने लिखने वाली है, ये लेंगी नहीं, तो चलो आराम है। ये जब संदेश मेरे कानों में पड़ा तो मैंने कहा कि मैं जरूर लूंगी। नहीं तो सच मानिए 99.9% मेरे दिमाग में था कौन ले इस झंझट में कुर्सी। मैंने तो डीनशिप भी कुछ ही महीनों में छोड़ दी थी कि इतने दस्तखत कौन करे, हम उतने देर में 2 किताबें पढ़ लेंगे। तो मैंने जिद्दम जिद स्वीकार किया। वो चूंकि जो सीनियर मोस्ट सब फैकल्टीज में होता है, उसको पहले कहते हैं, वो मना करे तो अगले वाले को कहेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होता। और इसमें एक पेंच और भी यह है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के एक्ट से बनते हो वीसी, तो आप पर किसी की कृपा नहीं होती है। चीफ मिनिस्टर या चांसलर, गवर्नर जो चांसलर होता है, उसकी कृपा नहीं होती है, तो आपको एक स्वतंत्रता का भाव होता है, लेकिन वो बाधा भी बनता है, आपको किसी से कोऑपरेशन नहीं। और मैं ये बताऊं कि जब मैंने लिया तो वो जो अभिषेक का मर्डर हुआ था, तो तब यूनिवर्सिटी मैंने खुलवाई रिस्क लेके कि फिर हो सकता है। तो मेरा पूरा 1 साल का, मुझसे कहा गया था 2-3 महीने का है, ले लीजिए, कोई वो नहीं है, ज्यादा झंझट आपको नहीं होगा, पर वो 1 साल तक घसीटता गया, परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। और मेरी लिप्तता इस बात में कि चीजों को ठीक करना है बढ़ती गई, जो मैं सोचती हूँ बहुत बुरा पीरियड था वो मेरे लिए। पूरा 1 साल निकल गया वाइस चांसलर का, और मुझे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी।
यहाँ कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, दोनों, और पूरा जो आरएसएस का जो विद्यार्थी परिषद ही स्टूडेंट यूनियन में था, करीब 99% पोजीशंस होने के थी, वो हमारी आइडियोलॉजी पहले से ही जानते थे और इसलिए वो हमारे बहुत खिलाफ थे, रोज हंगामा करते थे आकर के, और मुझे वो फेस करके कंट्रोल करना पड़ता था। तो वो रहा बहुत ही संघर्ष में समय मेरे लिए। मैं नहीं सोचती कि मैं बहुत ज्यादा ठीक कर पाई, लेकिन कोशिश की, और वही मेरा संतोष है कि मैंने कोशिश की और जी जान से कोशिश की। पब्लिक में बहुत सहयोग था मेरे लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस विभाग और सरकार से जीरो सहयोग था, बल्कि वो उल्टे हमारे यहाँ वारदातें करा रहे थे कि मैं उखड़ जाऊं और जल्दी छोड़ दूं। तो ये बहुत ही खराब पैटर्न रहा। ये आपकी आइडियोलॉजी की वजह से था? बस आपको तो कम्युनिस्ट ब्रांड कर दिया गया था कि लाल झंडा वापस जाओ, जी, सब चलता था। ये उन्होंने, आपको कैसे पता है, ये नारे लगे थे हाँ मेरे यहाँ। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी की वजह से था या आपके महिला होने की वजह से भी था? क्योंकि आपने जब इतने साल काम किया तो कई बार ऐसा मौका आया होगा कि यार ये तो मतलब ठीक है, महिलाएं कर रही हैं, इनको चलो एक वो कर दो, या जब बीसी बनाएगा कि ये तो कुछ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वैचारिक स्टैंड ज्यादा महत्वपूर्ण था महिला होने का, इसलिए कि मैंने ये विभाग में भी मेरा ये अनुभव रहा कि जब मैं हेड बनी तो मुझे कुछ नहीं लगा लोग चौंके हैं ये, हालांकि उस समय तक यूनिवर्सिटी में कम स्त्रियां थी और हेड वगैरह नहीं थे। तो एक वो बात के लोग आदी तो नहीं थे महिला का कुर्सी पे बैठने, डिसाइसिव कुर्सी पे बैठने के आदी ना होने के बावजूद कोई ज्यादा रिएक्शन मैंने नहीं देखा। रिएक्शन तब होता है जब कोई महिला कठपुतली होने के बजाय खुद अपने दिमाग से डिसीजन लेने लगे, निर्णय लेने लगे। असली बात उन्हें तब जो होती है। देखिए यही हम अपनी देवियों के साथ करते हैं, देवी देवताओं में हम लोग तो बड़ा फक्र करते हैं। देखिए हमारे किसी और रिलीजन में नहीं, हमारे यहाँ तो फेमिनिन गॉड्स भी हैं, तो एफिमिनेट गॉड्स, हालांकि एफिमिनेट बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन हम करते क्या हैं उन देवी देवताओं के साथ, एक तिथि पर हम पूजा करके उनको लाल गोटे में लपेट के रख देते हैं, अपने मन से ही उनके साथ भी व्यवहार करते हैं। जिन मूल्यों के लिए ये देवी देवता खड़े हैं उनको तो तार तार कर रहे हैं रोज। भाई हमने तो अपने देवता को एक वादी बना के अदालत में खड़ा कर दिया। ये तो पूरी दुनिया जान रही है आज कि हमने राम जी को एक मामूली याचिकाकर्ता के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये शर्म की बात, पुरुष हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोगों ने, ये भक्त लोगों ने किया। भाई जो लोग कहते हैं हम रिलीजन में विश्वास नहीं करते, हम उसका कुछ अच्छा छांट लेते हैं, बाकी हम नहीं विश्वास करते, उन लोगों ने ईश्वर का उतना अपमान नहीं किया है जितना ईश्वरवादियों ने ईश्वर का अपमान किया है। तो ये जो ख्यालात है मेरे ख्याल से वो ज्यादा लोगों को भड़काते हैं, चुप, और वो उनको सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि वे खास तरह की सोच को बनवाते हैं। और दूसरा ये भी है कि कठपुतली होता है तो बहुत से गलत काम होते रहते हैं। मेरे पास हर दूसरे दिन किसी ना किसी, भाजपा की सरकार थी तो एजुकेशन मिनिस्टर, कभी हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी हमारे अंडर था उस समय, तो वो आते थे, फला को अपॉइंट, पूरा सेशन खत्म हो चुका है, फला को एडमिट कर लीजिए, आप मेरे क्षेत्र का है, इसको अपने यहाँ रख लीजिए। तो मैं एक भी कोई नहीं बता सकता मैंने काम किया हो उन लोगों का। हर एक पे मैं ये लिख के वापस कर देती थी कि किस नियम के तहत मैं करूं ये बता दीजिए, और लिख के दे दीजिए, लिख के देती थी। कुछ लोग धमकी देते जाते थे। नरेंद्र गौड़ जी उस समय जो मिनिस्टर थे, गौड़ साहब को बताएंगे, हमका बिल्कुल बताइए जाके, हम तो लिख के दे रहे हैं। तो जो कन्फ्लिक्ट रहे मेरे ख्याल से वो इसलिए कि उन्हें पहली बार एक ऐसा मिला जो कि अनकॉम्प्रोमाइज, ऊपर से औरत, और वो भी क्या हिमाकत, उन्हें लगा ये बहुत बड़ी हिमाकत है। और विचारों की वजह से बिल्कुल ये था कि हमें केंद्र सरकार और यहाँ की सरकार फूटी आंखों। अच्छा, उन्होंने तो आपको अपॉइंट भी नहीं किया था, तो वो भी एक शायद वही मैंने कहा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी एक्ट से बनी थी तो उनका कोई एहसान नहीं था, मुझे दबना भी क्या था, मुझे शान से करनी थी, शान से निकल आई। लेकिन जो आपने एक बात अभी कही कठपुतली बनने वाली, अगर उससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आपके समय के बाद अभी तक जो पिछले कुछ साल में शिक्षा संस्थानों में, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में जिस तरह सरकार का नियंत्रण आया है,
अपॉइंटमेंट से लेकर के, एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के कि ये पढ़ाया जाएगा, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अपने पढ़ने के समय से लेके, पढ़ाने के समय से लेकर के और अब में एक शिक्षा संस्थान जो कि हालांकि आपने प्राइमरी स्कूल्स में नहीं पढ़ाया और जहाँ काम किया है मैंने, काम किया आपने उनके बाद में आपने काम किया महिलाओं के साथ, टीचर्स के साथ भी काम किया है, सिलेबस के साथ किताबों के साथ काम किया। तो अब वो सिलेबस ही तो छेड़ा जा रहा है। तो ये जो एक कंट्रोल वो हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही दुखदाई है और ये देश को बर्बादी का सर्टिफिकेट है। देखिए, शिक्षा जो है वही मूल चीज है जो किसी देश को बनाती है, किसी भी देश को बनाती है, क्योंकि वही आपके दिमाग को रचती है और दिमाग से ही आपका दिल भी बनता है। अगर आपको ज्यादातर बहुलता दिखाई जाए, उनके दुख, साझा दुख दर्द बताए जाएं, वो चाहे किताबों में हो और चाहे आम जिंदगी में हो। आम जिंदगी में भी एक हम इनफॉर्मल शिक्षा पाते हैं, किताबों से फॉर्मल पाते हैं। तो जो लोग ये दूसरों के दुख दर्द से परिचित होते होते बड़े होते हैं, उनकी संवेदना ज्यादा गहरी होती है, वो अच्छे इंसान निकलते हैं, वो धोखाधड़ी करने में डरते हैं और कोई भी जुर्म करने से अपने को रोकते हैं। उनके यहाँ अपने आप एक नियंत्रण की मैकेनिज्म डेवलप होता है और वही एक देश को समर्थ देश, एक इज्जत के काबिल देश बनाता है। और ये देश हम बन रहे थे धीरे धीरे। आज से 11-12 साल पहले तक बहुत खराबियां होने के बावजूद हम धीमी गति से सही, लेकिन हम बन रहे थे वैसा देश। हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी एनकरेज करती थी, चाहे खुद कितनी भी बेईमानियां कर ले, अपने आदमी कहीं रख दे, कुछ अपराधियों को बचा ले, अपनी पार्टी के कुछ अपराधियों को, पर खुल करके या वास्ट स्केल पे उन्होंने कभी भी गलत चीज को शह नहीं दी। कभी भी वहां रेपिस्ट को मालाएं नहीं पहनाई गई, ना ही ये हुआ कि आप हमारे स्पोर्ट्स विमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हो। और वो आज भी वहां पर इनॉग्रेट करता है, कोई उसका नया ऑफिस बनता है या कोई नई ब्रांच खुलती है तो आप करते हैं। तो ये तो आपने शिक्षा के बारे में सवाल किया, तो हमारे यहाँ तो शिक्षा को इस समय अशिक्षा का ही केंद्र बना दिया गया है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो नफरत करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़े खतरा उनको शिक्षा से है। अगर, और उदार शिक्षा मेरा मतलब है, तो अगर आप उदार शिक्षा दिखाते हैं, आप बच्चे का दिमाग और दिल चौड़ा करते, जो धर्म का भी दावा था कि धर्म ऐसा करता है, तो धर्म दूसरे रास्ते से करने का दावा करता था। शिक्षा थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से उसको करती है कि आपको रूबरू कराती है विभिन्नता से, उनके दुख दर्द सामान्य है, उनकी सामान्यता को दिखा के आपकी सोच को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ करके, जिससे कि आप ढोंग पाखंड के चक्कर में ना पड़े, और वही आपकी व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और अपना कहना चाहिए स्वतंत्र बनाता है। तो वो सब चीज चूंकि नफरत जो लोग करना सिखाना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं देश को, और चंद वर्ण व्यवस्था के अनुसार चंद लोगों के हाथ में बाकी सब लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा इस लिबरल एजुकेशन पे है। तो इसलिए ना सिर्फ हमारे यहाँ गालिब मियाँ हटाए गए, ना सिर्फ हमारे यहाँ हसरत मोहानी और हमारे लखनऊ के अहमद शाह साहब वगैरह का जो योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, उसको हटाया गया, हमारे टैगोर भी हटाए गए। टैगोर क्यों? सबसे खतरनाक तो हमारा टैगोर था। उन्होंने जो 4-5 नेशनलिज्म पे अपने 4-5 लेक्चर लिखे, तो आप देखेंगे कि उनका देश प्रेम देश की बाउंड्री पास क्रॉस करने वाला देश प्रेम था। बात आपको आत्म विरोधी लगेगी, पर हमारा जो नेशनलिज्म था, और वो नेहरू का भी नेशनलिज्म वही था, गांधी का भी नेशनलिज्म वही था, सुभाष और पटेल का भी नेशनलिज्म वही था। पटेल को ये करते हैं, खड़ा करते हैं उनके बरक्स, ये सब ढोंग झूठ है।
पटेल और नेहरू एक दूसरे के दाएं बाएं हाथ थे, उनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, ना सुभाष और गांधी में कोई कन्फ्लिक्ट था। ये लोग कन्फ्लिक्ट को पेश करके विभाजित हमें करना चाहते हैं। इन सभी का नेशनलिज्म देश की बाउंड्री क्रॉस करता था। अल्टीमेटली नेशनलिज्म हमारा पूरी दुनिया की इंसानियत से हमें जोड़ता था। और आप टैगोर के वो आर्टिकल पढ़िए, तो इसलिए टैगोर भी हटाए गए हैं, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो दिमाग को संकुचित से संकुचित करना है, दिमाग को, व्यक्ति को विचार शून्य करना है। वो सोचे ना, इसलिए क्यों ना सोचे, वो आपको कठपुतली बनाना चाहते हैं। आप जय श्री राम ही बोलो और राम जी को आप उंगली पकड़ के घर देने का दावा करो। राम जी जिनके पास अगर हम विश्वास करते हैं तो हम तो उनके पास जाते हैं जब हमारा घर टूटता है, हमारे पास घर नहीं है, तो हम उनके पास जाते हैं कि राम जी हमें सामर्थ्य दो कि हम भी अपना घर बनवा लें। और अब लोग ये हिमाकत देखिए कि लोग ये दावा कर रहे हैं और वो उंगली पकड़ के छोटे से राम जी को ले जा रहे हैं, अपना कद राम जी का चौगुना पेंट करा रहे हैं, तस्वीर बनवा रहे हैं और उंगली पकड़ के राम जी को घर में ले जा रहे हैं। इससे बड़ा धर्म का अपमान क्या हो सकता है, हम ये जानना चाहते हैं। और ये अपमान जनता सह रही है, वो इसलिए कि उनको विचार शून्य कर दिया गया है। 100 साल का जो उनका काम है, जिसमें उन्होंने झूठ का प्रचार किया है, लोगों को, जो अच्छे लोग, हमारे महान लोग थे, इनको एक दूसरे के बरक्स खड़ा करके और इनमें झूठी लड़ाई दिखा करके इन्होंने अपनी बात सिर्फ ये सिखाई है, सोचो मत जो हम कह रहे हैं और बस लड़ते रहो आपस में। और अब आप देखिए कि हिंदू एक हो के बाद अब सनातन आ गया है। ये ज्यादातर विचारकों ने अभी नोट भी नहीं किया है। तो सनातन क्या है, सनातन की जान क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या है सनातन की जान? वर्ण व्यवस्था। वो वर्ण व्यवस्था जिसको कि हमारे 19th सेंचुरी के सब सुधारक हटा चुके हैं, सुधारक क्रिटिसिज्म हो चुका। और ये माना गया, जो यानी कि हर कौम के लोगों ने ये वाली बात मानी कि जहां भी एक दूसरे के ऊपर ऑप्रेस करने का, सताने का हक रखता है, वो हक हमें हटाने हैं। यही एजेंडा था और यही एजेंडा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के को खत्म करने का काम पैदा हो रहा है। इसलिए जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें बिना पढ़े लिखे लोग, एक नई कैटेगरी उन्होंने निकाली है, प्रोफेसर्स ऑफ लाइफ करके, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके। और उसमें चौथा पास, पांचवा पास लोग, और कुछ लोग चौथा पांचवा भी पास नहीं है। आप देखिए वो 100% RSS के प्रचारक हैं, जो प्रचार करते रहे हैं कि किस तरह से कुछ धर्म के लोगों को मारो, घृणा करो और फिर से वही वर्ण व्यवस्था लाओ जहां पर 3/4 मानवता को ठीक से खाने का भी, साफ खाना, शुद्ध खाना खाने का भी हक नहीं है, जिन्हें किताब पढ़ने का हक नहीं है, स्त्रियों और शूद्रों को, और संस्कृत का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। तो वो व्यवस्था लाना चाहेगा जो, उसके हाथ में सारे तंत्र हैं, ताकत है, सारा पैसा है, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, ताकत है, पुलिस है, सब कुछ है। और किसी तरह से हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारे अदालतें हैं, जो न्याय हमें देती, तो न्यायगाहें भी कहीं इस समय शर्मिंदा है या वो डर में काम कर रही है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा जब भी कभी, और अनंत काल से, चाहे जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे या अंग्रेज थे, एक डिसेंट होता था और उस डिसेंट के साथ जनता में कुछ लोग अगर आवाज उठाते थे, क्योंकि आम आदमी तो बेचारा रोटी नून में मर जाता है, तो उसके लिए कुछ लोग आवाज उठाते थे। और एक तबका होता था जिसे हम मीडिया कहते हैं, जो कि जनरली सवाल पूछने का काम करता था, और जो लोग किसी भी तरह का आंदोलन कर रहे हैं या अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनका साथ देता था। और उनका भरोसा न्यायपालिका पे होता था कि
यही व्यवस्था थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कि भाई सरकार आंसरेबल है, सरकार जवाबदेह होगी, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, लाठीचार्ज भी किया जाएगा, जवाब सब कुछ होता था, हर सरकार में हुआ कि भाई आपको दबाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज उठती जाती थी। लेकिन जब भी हम लोगों ने किया, प्रदर्शन किया, हाँ, हमें जेल नहीं भेजा गया। हाँ। किसी पिछली सरकार ने नहीं हमें जेल भेजा, ना ही किसी पत्रकार पर आरोप लगा के वो रेप का एक केस की रिपोर्टिंग करने जा रहा है, रास्ते में पकड़ के आप उस पे देशद्रोह का चार्ज लगा लो। ऐसे एक नहीं, बीसीओ नाम है, कप्पन तो है ही, वहां रूपेश कुमार पड़ा हुआ है झारखंड में, और ऐसे कम से कम 30-40 नाम है जो अभी भी पड़े हुए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसी सरकार में हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा था कि पहले पर एक आवाज उठती जाती थी क्योंकि मीडिया आपके साथ रहता था। बिल्कुल। तो कि कहाँ कमजोर कड़ी कहाँ है आपकी नजर में? मेरी नजर में मीडिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए, कमजोर कड़ी का जो सारा है वो सरकार जो है, हम लोगों की कमजोर कड़ी का जो चाबी है वो सरकार के हाथ में है। सरकार इतना ऑपरेशन कर रही है, किसी भी चीज में वो जेल में डाल देती है ये कह के कि आपने हमारे ऊपर भी ये चार्ज, देशद्रोह का चार्ज भी फॉर्मली लग चुका है, और अमन चैन बिगाड़ने का भी, जबकि हम ये कहते हैं मिलके रहो, वो कहते हैं फूट डाल के रहो, ठीक है ना। तो अमन चैन तोड़ने का तो सरकार पर केस लगना चाहिए, पर वो हम जैसे लोगों पे, और तमाम उमर खालिद वगैरह उदाहरण है, गुलफिशा पड़ी हुई है, रूपेश पड़ा हुआ है, तो सारी चाबी उनके पास है। वो ये चाहते हैं कि हर कोई वही बोले, हर कोई तोता बन जाए, वो वही बोले जो बोलने को वो कह रहे हैं, जो नहीं बोलता उस पर हम ये चार्ज लगाएंगे। ठीक है, आपने चार्ज लगाया, हम डिफेंड करने को तैयार हैं, हम आपसे सबूत मांगते हैं, तो वो उन्होंने तरीका निकाला कि हम ट्रायल नहीं होने देंगे। तो अब स्थिति यह है कि हमें उन कामों के लिए पकड़ा जा रहा है जो काम हमने किए ही नहीं, जो गुनाह हमने किए ही नहीं, उन गुनाहों के लिए पकड़ा जा रहा है, और हमें ये मौका भी नहीं दिया जा रहा है कि हम ये सिद्ध कर पाए कि हमने वो गुनाह किए ही नहीं। हम उनसे मांगे, सबूत मांगे, वो सबूत मांगने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो कितने जज रिक्यूज कर देते हैं डर के मारे, उनकी अंतरात्मा ये गवाही नहीं देगी कि हमें फिर भी वो उसमें सजा दे दें, और वो उनके से भी डरे हुए हैं तो रिक्यूज कर लेते हैं। कुछ की अंतरात्मा खत्म हो चुकी है, वो पर्राटे से देते हैं जजमेंट। कुछ लोग ये है कि डेट बदलते रहते हैं, जैसे उमर खालिद वगैरह के साथ हो रहा है, तो वो डेट बदल। तो सारी जो इस समय गड़बड़ है वो ये है कि जिन लोगों पे ये आरोप लगे हैं उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने को बेगुनाह महसूस करें। पड़े भीमा कोरे गाँव, उसमें जो मुझे लगता है कि भाई जो एक उधर का आर्गुमेंट है, राइट विंग का आर्गुमेंट है कि साहब हमें तो सदियों से ये जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, जो अब गाली हो गया है एक तरह से, लेफ्ट उदारवादी होना एक तरह की मतलब अपमानजनक शब्द हो गया है कि इन लोगों ने हमें तो एक तरह की हिस्ट्री पढ़ाई, हमारा तो 5000 साल पुराना इतिहास है, हमें गर्व होना चाहिए अपने इस पर। तो एक हाइपर नेशनलिज्म और एक हाइपर प्राइड इन द एक्सट्रीम पास्ट which nobody know if existed, उसके बेसिस पे जनता उसमें लगी हुई है और उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो एक सपोर्ट सिस्टम होता था एक्टिविज्म में, राइट और रॉन्ग, एक सपोर्ट सिस्टम होता था कि भाई अगर कोई आदमी कुछ कह रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पे का सपोर्ट सिस्टम था, नर्मदा नहीं बची, बांध बना, सरकार ने बांध बनाया, लेकिन एक आंदोलन सालों तक चला। चिपको आंदोलन चलता था तो सब लोग, एक सपोर्ट सिस्टम था, एक इकोसिस्टम बनता था। जेपी का मूवमेंट था, एक इकोसिस्टम बनता था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि भाई अगर चीजें गलत दिशा में जा रही हैं तो सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपकी आवाज, पहले एक आदमी अगर एक आवाज, आज तो आपको उठा करके ट्रक में भर के कहीं जाके छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब महिलाएं होती हैं, आप लोग नाइश होती हैं, आप होती है और सब होती है, तो आप लोग उठा के बाहर ले आते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो जिद है आपकी, ये जिद का नतीजा क्या निकलेगा? क्या कुछ उम्मीद आपको आगे दिखती है कि व्हाट इज द वे आउट एक सुनहरे अच्छे देश के निर्माण में? रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता जो है वो
इससे पहले तो बहुत कुछ था, पर जितना ऑपरेशन बढ़ता गया, बोलने से भी रोका गया, लिखने से भी रोका गया। और आपको तो ये चीजें जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि तेल तुमड़े से लेकर के और अभी 2 दिन पहले एक केस और आया जहाँ पे कुछ किताबें मात्र होने से उसको जुर्म माना गया है। इनके यहाँ मार्क्स की किताब थी। और एक केस में जो कर्नाटक के जज ने कहा कि आपके यहाँ टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस थी, क्या मतलब आपको वॉर से क्या लेना देना, उन्होंने जुर्म माना। तो अब जो इतने जाहिल लोग हैं जो कि हमें न्याय देने की कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनको कि टॉलस्टॉय का एक साहित्यिक नॉवेल वॉर एंड पीस रखना एक जुर्म माना जाए, उसका मतलब कि आदमी वॉर चाहता है तो हम वॉर के बारे में किताब नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की जहां पर चीजें होने लगे जिस देश में, वहां पे कोई आसान रास्ता तो हमारे हाथ में होता नहीं है। एक ही रास्ता है जन आंदोलन का, लेकिन मैं इसको कई बार रेखांकित अंडरलाइन करना चाहूंगी। हमें नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा जन आंदोलन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एक अहिंसक जन आंदोलन ही इसकी एक कुंजी है जो गांधी जी हमें बता गए, और नेहरू, सुभाष वगैरह, पटेल, जिन्होंने उस समय के तमाम, मोहानी और अहमदुल्ला शाह वगैरह ने जिसको कि सपोर्ट किया कि करेंगे, अहिंसक करेंगे हम। तो ये जो अहिंसक आंदोलन की बात है, ये गुस्सा फूटने का अगर हम मौका देंगे तो नहीं होगा, तब वायलेंट ही होगा। इसीलिए वो तैयारी हमें चाहिए जो कि लोगों को लामबंद कर सके, और हमें अभी दिखता नहीं कि कोई ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि उस पर भी रो के लोग पहुंच जाते हैं जेल में। अगर हम एक गांव में जाके बात करें, उनमें कोई इनके जैसा हो, जाके पुलिस में बताएगा, अगली बार हमारे जाने पे वहां पुलिस आ जाएगी और वो हमें मीटिंग नहीं करने देगी। तो वो कैसे होगा मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ऐसे नेता भी अभी हमें उभरते नहीं दिखे हैं। तो मुझे निराशा है इस बात को लेके। लेकिन कोई पूछे तो मैं कहूंगी कि एक अहिंसक जन आंदोलन, सड़क पर आ जाएं लोग, अहिंसक लेकिन होकर के, बिल्कुल हाथ ऊपर करके, एक पत्थर हाथ में ना हो, किसी के घर में ना घुसें, पार्लियामेंट में ना घुसें, और औरतों के जो ऊंचे पदों पर बैठी हैं उनके प्राइवेट कपड़े, जो ये भद्दी बातें हुई इन जगहों पे, वो बहुत ही, उसको हम सपोर्ट नहीं करते, पर जन आंदोलन को हम सपोर्ट करते हैं, और वही एक इसका उपाय है। अब दूसरी बात यह है कि जब कुछ हो ही नहीं सकता, जन आंदोलन बनता दिख नहीं रहा है, तो हम लोग जैसे क्या पागल लगे हुए हैं। नहीं भाई, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अपने देश पर ना दुनिया पर। हमें बेचैनी है, हम अपनी आंखों में गिरना नहीं चाहते हैं, कम से कम दूसरों की आंखों में गिर चुके हैं तो अपनी आंखों में ठीक ठाक बने रहें। तो हम अगर बोलेंगे नहीं तो अपनी आंखों से गिर जाएंगे। हम सच नहीं कहेंगे, हम कोई कोशिश नहीं करेंगे शीशा दिखाने की सरकार को कि आप कितने खराब हैं, आप कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, आप कितना तानाशाही कर रहे हैं। वो शीशा दिखाना हम सब नागरिकों का काम है। कुछ लोगों की मजबूरी है, नहीं दिखा पा रहे हैं, उनका परिवार है, चिंता होगी, डर ही गए होंगे। चलो, साहसी ना होना कोई जुर्म नहीं है, एक खराब बात है लेकिन जुर्म नहीं है। तो हम जैसे लोग जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें परेशानी है, बोल के हमें थोड़ा ठीक ठाक लगने लगता है तो बोल रहे हैं, भड़ास निकल जाए। तो जैसे उन्होंने, तो प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट में भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो आंदोलन जीवी हैं, कि साहब जहां भी कोई आंदोलन होता है वहां वो पहुंच जाते हैं और सोशल मीडिया पे छा जाते हैं। भाई मुझे तो गर्व है, अगर कोई मैंने कोई बड़े आंदोलन किए नहीं, मैं सोचती हूँ बहुत हम्बल मेरे कंट्रीब्यूशन रहे हैं, लेकिन अगर हमें मोदी जी एक सर्टिफिकेट देते हैं, आई विश की देते हैं, हालांकि उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, मैं सोचूंगी कि बहुत मेरे लिए बढ़िया सर्टिफिकेट है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग आंदोलन जीवी। और मेरे ख्याल से हर एक को होना चाहिए सत्यता जीवी होंगे आप तो आंदोलन जीवी भी होंगे। आप गांधी, नेहरू और मिली जुली सभ्यता के अगर पैरोकार होंगे तो आप होंगे, तो वो तो अच्छा है, वो कहते रहे। कम से कम हम फोटो जीवी नहीं है बहुत ज्यादा, हम झूठ जीवी नहीं है, हम भटकाऊ जीवी नहीं, और हम बदतमीज भाषा जीवी नहीं है।
तो हम हमारे अपने जो पैरामीटर हैं अच्छे इंसान के, उसमें हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे ना सही लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं, और बुरे इंसान अपनी आंखों में ना बने इसीलिए काम करते हैं, बोलते हैं, बिना रिजल्ट ना निकले तब भी बोलते हैं। अच्छा, एक टूल था, मुझे मालूम है आपके पास समय भी कम है, लेकिन एक छोटी सी बात और, एक टूल जो था आंदोलन के अलावा भी, वो था ह्यूमर, व्यंग, हमेशा कार्टून्स, या एक 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 तरह का पॉलिटिकल ह्यूमर हुआ करता था कि कोई भी सटायर कहते हैं जिसे, व्यंग ही है। देखिए, सटायर में मेरा जहां तक आकलन है, और मैंने अपने 82 साल के ऊपर हूं मैं, जो देखा है पूरा जमाना, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप पूछें कि वर्तमान सरकार के जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं, कोई एक भी चीज क्या ऐसी नहीं कि हम जिसके लिए कृतज्ञ हो सके उनके प्रति। तो एक बात के लिए मैं कृतज्ञ हूँ और उनको श्रेय देती हूँ कि उन्होंने देश के मरते हुए व्यंग को जिंदा किया है। उनके कारनामे ऐसे रहे हैं कि व्यंग्य की बाढ़ आ गई है साहब, और बढ़िया इंटेलिजेंट व्यंग्य, जो हमारे यहाँ बड़े बुथरे हो चले थे। हाँ। व्यंग्य और हास्य और व्यंग्य में फर्क है, जैसे कि ह्यूमर और सटायर में है। तो सटायर इंटेलिजेंट चीज होती है, वो समाज पर चोट करती है, पॉलिटिक्स पर। तो लक्ष्मण और शंकर जो हुआ करते थे कार्टूनिस्ट, वो व्यंग्यकार थे। तो हमारे परसाई साहब थे। अब आप देखिए कि आज से 12 साल पहले, याद करिए कितने थे व्यंग्यकार। आप कभी इस रिकॉर्डिंग के बाद सोचिएगा, गिनती में आपको बहुत बढ़िया व्यंग्यकार, पहने व्यंग्यकार जिसमें इंटेलिजेंस हो, 8-10 से, और वो भी बहुत मामूली सतह पे काम कर रहे थे। अब तो बिल्कुल लगता है सोता फूट पड़ा है। आपको 50 मिलेंगे बढ़िया अव्वल नंबर के व्यंग्यकार। तो हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं वर्तमान सरकार को कि उन्होंने हमारे यहाँ व्यंग्य को धार दी, ऐसा मौका दिया कि व्यंग्य करने का लोगों का मन हो। इंटेलिजेंट व्यंग्य हो रहे हैं, धारदार व्यंग्य हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारी हमको आगे के अरमान भी मिलते हैं, इच्छाएं करती। तो एक सार्थक व्यंग्य आजकल बहुत हो रहे हैं, हर शहर से लोग निकल रहे हैं। लखनऊ से राजीव जी हैं, हमारे यहाँ तो 3 लोग हैं बेसिकली, और भी हैं तमाम, लेकिन हम लोग आमतौर पे 3 का नाम, राजीव ध्यानी है, ये अनूप मणि त्रिपाठी और मेड्यूसा माधुरी, ये है। लेकिन एक डंडा लखनवी जी भी है, कुछ वो एक पुराने तरीके से वो भी करते हैं, और बहुत सारे लोग छोटे मोटे आप पोस्ट उनकी देखिए सोशल मीडिया पे, तो चाहे एक लाइन का हो, कहीं एक इंटेलिजेंट कमेंट आपको व्यंग्य मिल जाता है, उस पर आपको उनको अनफोल्ड करना पड़ता है समझने। अच्छा, मेडूसा भी बेचारा, उनके पे भी केस हो गया था, फिर अपने पट गया है। तो हम लोग ने उसके लिए पैरवी की थी, उनके और नेहाट राठौर दोनों पर लगा था, उसके लिए की थे। तो आपको लग रहा है कि उम्मीद की किरण है आप आगे? देखिए, हमें तो ज्यादा नहीं है उम्मीद की किरण, क्योंकि होती अगर हमारे न्यायालय हमें न्याय ज्यादातर देते मिलते हैं, कभी कभी तो मिलता है, बहुत रेयरली, जैसे बिल्किस बानो के केस में मिला, लेकिन हमें 90% न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो जब न्याय गाहें मुथरी हो जाए, न्याय ना दे पाए, उनके लिए अड़ंगे लगे, भाई हमारे यहाँ आप लोग भगवान से पूछ के न्याय दे रहे हैं, और उन्हीं भगवान से पूछते हैं जिनके लिए घर बनना है। आप मजाक देखिए ना न्याय के नाम पे जो हो रहा है। मुझे पता है इस इंटरव्यू के शाया होने के बाद मेरी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, पर जैसा है वैसे शाया करिए, देखा जाएगा, बहुत जी लिए। तो चीजों तो बहुत ज्यादा निराशाजनक है, मुझे बहुत निराशा है, लेकिन मुश्किल ये है कि उम्मीद बनाए रखना एक जीवन की मजबूरी भी होती है, जाए तो जाए कहाँ। उम्मीद ये नहीं, ये है कि हमें तो नहीं, लेकिन आगे आप जब हमारी उम्र के होंगे आपको देखने को मिलेगा, कभी तो जनता बहुत परेशान होकर के रिएक्ट करेगी, तो आप देखेंगे। हमारे लिए यही एक उम्मीद है कि अगली जनरेशन देखेगी, दुख है कि हम नहीं देखेंगे। नहीं, आप अपनी जिद बनाए रखिए, और उस जिद से मुझे उम्मीद है कि बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। ये लड़ाई लड़ने का अपना तरीका होता है, बातचीत से भी चीजें सॉल्व होती है, आंदोलन से भी चीजें सॉल्व होती हैं, रास्ते निकलते हैं,
आपने अपने जीवन काल में कई बार रास्ते निकाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि रास्ते निकलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से एक हमारे स्पॉन्सर है प्रोडजी प्रो, उनकी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो हम लोग को। थैंक यू। ये सब क्या अरे कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा तो ब्यूटीफुल। अब मैं ज्यादा लिख नहीं पाती, पर कितनी बहुत खूबसूरत है। लिखना पड़ेगा अब। लिखिए। नहीं लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।